विद्यावती के 2 मंजिल के मकान में सजावट हो रखी होती है, जिसे देख पड़ोस ने, देख रही हो शारदा बहन, वैसे तो विद्यावती अपने 2 मंजिल के मकान का बड़ा शान दिखाती है, लेकिन सजावट तो रकम की करवा रखी है। वही तो आशा, ऊपर वाले मंजिल में तो इतनी महंगी लाइट मरकरी लगवाई है और नीचे गेंदे के फूल चलवा दिए। वैसे अंदर की खबर है मुझको, एक बहू ये अपने खुद की मन पसंद से चुनकर ला रही है और दूसरी भाई साहब की पसंद है, बड़ी गरीब घर से है। ओ अच्छा, तो ये माजरा है क्या? वैसे तो बड़ा मुंह वाली बनती हैं कि ऊंचे खानदान से दोनों बहू चुनकर लाएंगी। आशा शारदा की बातें चौखट पर आरती की थाली लिए खड़ी विद्यावती सुनकर भड़क जाती है। आशा बहन, शारदा बहन, तुम दोनों दूसरे के घर का लड्डू गिनने से अच्छा कभी अपने घर में देख लिया करो, समझ गई? विद्यावती का खराब बर्ताव देख दोनों पड़ोसन का मुंह सा बन गया। थोड़ी देर में चमचमाती गाड़ी चौखट के आगे रुकी, जिसमें से अमीर बहू पूजा एक्सपेंसिव लहंगा पहने उतरती है, जिसके पीछे ट्रक में दहेज का सामान भी आया था। दूसरी तरफ से गांव के 4 कहार गरीब बहू को डोली से छोड़ गए, उसके साथ बस कपड़ों का बैग था। दोनों बहू दहलीज पर खड़ी हो गई। ओह गॉड मम्मी जी, कितना घामस है यहाँ, जल्दी से मेरा गृह प्रवेश करवा दीजिए, नहीं तो मेरा एक्सपेंसिव मेकअप मेल्ट हो जाएगा। चिंता मत करो पूजा बहू, मैं तुम्हारा मेकअप खराब नहीं होने दूंगी। चौखट पर ये जो चावल का कलश रखा है, इसे गिराकर अंदर आ जाओ। तभी आसमान से जोर से बिजली गरज उठी और नितेश ने कहा, माँ, देव भैया इस घर के बड़े बेटे हैं, इसी नाते पूजा से पहले आपको कथा भाभी का गृह प्रवेश पहले करवाना चाहिए। तो चुप कर नितेश, मुझे मत सिखा, मुझे पता है कि किसका गृह प्रवेश पहले करना है और किसे कहाँ रखना है। पर विद्यावती, कायदा तो यही कहता है कि कथा बहू का गृह प्रवेश पहले हो। बस करो तुम दोनों बाप बेटे, बाल की खाल निकालना तो कोई तुमसे सीखे, कह रही हूँ। कथा को गुस्से से घूरते हुए सास आरती घुमाती अंदर ही अंदर साजिश भी रच रही थी। इस 2 कौड़ी के गरीब जाति की औकात मेरे घर की नौकरानी बनने की नहीं थी और आज मेरे घर की बहुरानी बन गई। इसको तो मैं अपने ऊपर वाले मंजिल में चढ़ने भी नहीं दूंगी, बल्कि अपनी अमीर बहू से नीचे रखूंगी। ऐसा कहते हुए सास कथा की आरती करती है। कथा कलश गिराकर चौखट के अंदर आ गई। तब विद्यावती अमीर वाली बहू पूजा का गृह प्रवेश करती है। आजा आजा मेरी अमीर जाती बहू, देखो तो मेरी पूजा बहू दहेज में क्या कुछ नहीं भर कर लाई है। फर्नीचर का सामान, महंगा एसी, फ्रिज और गोल्ड की भी चीजें लाई है। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना समधी जी ने दे दिया, इसीलिए अपने से बराबरी वालों में रिश्ता जोड़ना चाहिए। मम्मी जी, मेरे हिसाब से दहेज ऐसा देना चाहिए कि देखने वाले एक नजर देखते रह जाएं। मैं जेठानी जी जितनी गरीब नहीं जो खाली हाथ आ जाओ। घमंडी पूजा कथा को टॉन्ट मारती है, वहीं विद्यावती भी बेचारी कथा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बहू, जो जैसा दहेज इस घर में लेकर आया उसे उसी हिसाब की इज्जत मिलेगी। ये तो तेरे ससुर जी की मत मारी गई थी जो मोह खाकर इस गरीब को बहू बना लिया। ऊपर से इसके गरीब माँ बाप से मेरे बेटे को भी चैन अंगूठी तक नहीं दिया गया। अपने माँ बाप का अपमान होते देखकर कथा के आंसू छलक गए। तब देव ने कहा, माँ, मुझे कोई चेन अंगूठी नहीं चाहिए। आप जानती हैं मेरे सास ससुर कितने ज्यादा गरीब हैं, फिर भी आप उनसे दहेज की अपेक्षा कर रही हैं। देव, कोई जरूरत नहीं है मुझसे जुबान लड़ाने की। ओह गॉड, पता नहीं ये फैमिली में ड्रामा कब खत्म होगा। आई एम गेटिंग टायर्ड। माँ जी, मैं अपना सामान कहाँ रखूं? कथा बहू, तू कोई इतना भर भर कर दहेज तो लाई नहीं है जिसे रखने के लिए बड़ा कमरा लगेगा। मैंने नीचे वाला कमरा तैयार करवा दिया, तुम दोनों उसी में रहोगे। पूजा बहू, तू ऊपर चल। तब पूजा सीढ़ी चढ़कर विद्यावती के पीछे पीछे ऊपर वाले फ्लोर में आती है, जहाँ काफी बड़ा कमरा था, जिसमें बाथरूम, बालकनी, वॉशरूम सब कुछ अटैच था। कमरे में महंगे फूलों से सजावट हो रखी थी। इसकी तुलना में गरीब बहू का कमरा पुरानी बनावट का बना था। दीवार में पत्थर की अलमारी निकली थी, छत सीलन से भरी थी और कमरे की चौखट नीची होने के चलते बरसात का पानी भी घुस जाता था। पूजा बहू, ये ऊपर वाला फ्लोर मैंने तुम्हारे और नितेश के लिए बनवाया है। तुम्हें कमरा पसंद तो आया ना? जी जी मम्मी जी, मुझे कमरा काफी ज्यादा पसंद आया। आपने इतने प्यार से बनवाया है। खाक पसंद आया कमरा। इतना डार्क कलर का पेंट लगवा रखा है कि मेरी आंखों में चुभ रहा है। इस कमरे को मुझे अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अच्छा पूजा बहू, अब तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत लगे तो बता देना। ओके मम्मी जी। देव जी, इस कमरे में तो कपड़े रखने के लिए अलमारी तखत कुछ भी नहीं है। मैं अपने कपड़े कहाँ जचाऊं? कथा देखो, यहाँ दीवार में रैक बनी हुई है ना, मैं इसे साफ कर देता हूँ। अभी के लिए कपड़े इसमें एडजस्ट कर लो। मैं थोड़े दिनों में अलमारी ला दूंगा और माँ के खराब बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? गलती
पायल को तैयार करके उसे हॉल में लाया जाता है। पायल चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहाँ जाती है जहाँ लड़के वाले उसका इंतजार कर रहे थे। लीजिए आप नाश्ता कीजिए, हमारी बेटी पायल ने सब अपने हाथों से बनाया है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ। और लड़की भी बहुत सुंदर है। बहन जी हमें तो रिश्ता मंजूर है। तो बहन जी हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। बस फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर जल्द ही शादी फिक्स कर देते हैं। चटमंगनी पट ब्याह। इस तरह रिश्ता तय हो जाता है और सब फिक्स करने के बाद जब लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, ये रिश्ता फिक्स हो गया। अब हमारी ननद की शादी होगी, हम धूमधाम से सब करेंगे। हाँ, हमारे ससुराल की ये पहली शादी है, इसमें हम खूब एंजॉय करेंगे। हाँ दीदी, बहुत मजा आने वाला है। हमें अभी से ही तैयारियां शुरू करनी होंगी। हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी नंद की शादी में। मेरी शादी के लिए मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो आप सब लग रही हैं। कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हैं आप। हाँ तो खुश कैसे नहीं होंगे, हमारी प्यारी नंद की शादी जो है और ये हमारे ससुराल की पहली शादी भी है, तो इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और हम खूब धमाल करेंगे। पांचों भाभियां शादी के लिए बहुत खुश थी और उसकी प्लानिंग कर रही थी। तभी उनकी नजर अपनी सास पर पड़ती है जो थोड़ी उदास थी। क्या बात है मम्मी जी, कोई परेशानी है? हाँ, शादी बरसात के मौसम में फिक्स हुई और बारिश का मौसम है तो कुछ ना कुछ परेशानी तो जरूर लाएगा। अरे तो क्या हुआ मम्मी जी, एक बारिश ही तो है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम है ना, चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। बस उसी दिन से घर में शादी की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। सबसे ज्यादा खुशी तो पांचों बहुओं को ही हो रही थी कि एक दिन चलिए आज हम शॉपिंग करने चलते हैं। पायल के लिए बहुत सारे कपड़े भी तो खरीदने हैं, उसकी शादी का लहंगा भी लाना है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बहुत सारा सामान खरीदना है। मैंने सारी लिस्ट बना ली है। हाँ ठीक है, जब लिस्ट तैयार हो गई है तो चलो सामान ले ही आते हैं। तीनों सास बहुएं शॉपिंग करने जाती हैं, लेकिन जब वो वापस घर लौट रही थी तब बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से घर आते आते सब पूरी तरह भीग जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, बारिश में शादी करना बिल्कुल आसान नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, इसमें परेशानी की क्या बात है। शादी के साथ साथ हम बारिश का भी मजा ले लेंगे। दिन गुजरते हैं और शादी का दिन नजदीक आ रहा था। एक दिन, पायल चलो हम तुम्हारा लहंगा ले आते हैं, अब तक तो सिल भी गया होगा। हाँ भाभी चलो चलते हैं, मैं भी तो देखूं मेरा लहंगा कैसा बना है। हाँ चलो। दोनों ननद भाभी दर्जी के पास जाती हैं और वहां से लहंगा लेने के बाद मार्केट का सारा काम खत्म करके शाम को घर वापस लौटती हैं। फिर अगले दिन जब पायल लहंगा ट्राई करती है, लेकिन उसे लहंगा आता ही नहीं क्योंकि उसका साइज छोटा था। भाभी मुझे तो ये लहंगा आ ही नहीं रहा है, ये लहंगा तो छोटा है, अब मैं क्या करूंगी भाभी? क्या कहा, लहंगा छोटा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो टेलर को सही नाप दिया था। सब टेलर की गलती है, हमें अभी उसके पास जाना चाहिए और अभी इस लहंगे को ठीक करवा कर आते हैं। हाँ, और उस टेलर को अच्छे से सुना कर भी आना, ऐसे कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है वो। पायल और उसकी भाभियां जब टेलर की दुकान पर जाती हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि टेलर तो वहां है ही नहीं, वो किसी काम से दूसरे शहर गया और कुछ दिन बाद ही लौटेगा। भाभी अब मैं क्या करूंगी, 3 दिन बाद ही मेरी शादी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इतनी जल्दी लहंगा ठीक कैसे होगा, सब खराब हो गया भाभी। पायल तुम शांत हो जाओ, कुछ खराब नहीं हुआ है। हाँ हम कुछ जुगाड़ करते हैं और तुम्हारा लहंगा ठीक करते हैं। सभी घर वापस आ जाते हैं और पायल की पांचों भाभियां उस लहंगे को ठीक करने में लग जाती हैं। वो एक्स्ट्रा कपड़ा और कुछ सुंदर फूल लेकर उस मटेरियल से लहंगे का कपड़ा बढ़ाकर उसे ठीक कर देती हैं। वाह भाभी, आप सबने तो कमाल कर दिया। देखो तो अब ये लहंगा मुझे कितना अच्छी तरह से फिट हो रहा है। सच में आप लोग तो बिल्कुल कमाल हो। हमने कहा था ना कि हम सब ठीक कर देंगे। हाँ भाभी, नहीं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। तुम्हारी जुगाड़ू भाभियों के रहते तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम जुगाड़ करके कुछ भी सही कर सकते हैं। हाँ भाभी, क्योंकि आप सब बेस्ट हो। अब शादी का दिन बस नजदीक आ ही रहा था। पहले हल्दी फंक्शन हुआ, उसके बाद मेहंदी फंक्शन था, लेकिन उस दिन फिर से एक प्रॉब्लम हो गई। अब तक मेहंदी वाली क्यों नहीं आई? तभी वहाँ विमला आती है। मेहंदी वाली आज नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अगर वो नहीं आएगी तो मुझे मेहंदी कैसे लगेगी? लेकिन उसने हमें एंड टाइम पर ही क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? उसने मुझे शाम को फोन किया था लेकिन मैं काम में बिजी थी इसलिए बात नहीं कर पाई। तो अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक मेहंदी वाली का नंबर है, मैं उससे बात करके पूछती हूँ। रितु उस मेहंदी वाली को कॉल करती है और उससे बात करने के बाद, क्या हुआ भाभी, क्या कुछ बात बनी? नहीं, आज उसकी कहीं और बुकिंग है, वो आज नहीं आ सकती।
जानकी बारीक सुई से चादर पर कढ़ाई बिठा रही होती है, तभी लक्ष्मी आती है। माँ चलिए खाना खा लीजिए, खाना बन चुका है। बेटिया जरा देख तो ये चादर कैसा लग रहा है, तुझे पसंद है? हाँ माँ, ये चादर बहुत सुंदर लग रहा है। आपने कितने सुंदर फूलों की कढ़ाई बिठाई है, पर ये किसके लिए है? बेटिया ये चादर मैंने तेरे खातिर बनाया है। थोड़े दिनों में तू बड़े बंगले की बहू बन जाएगी। ज्यादा कीमती चीज देने की तो हमारी क्षमता नहीं, पर दहेज में देने को थोड़ा बहुत कुछ तो जोड़ना होगा। जानकी एक बक्से को खोलती है जिसमें कुछ साड़ियाँ रखी थी। जानती है लक्ष्मी बिटिया, ये एक एक साड़ी मैं सालों से तेरी शादी के लिए सहेज रही थी, पर हमेशा सोचती थी कि इतनी गरीबी देखकर कौन हमसे रिश्ता जोड़ेगा। पर भगवान ने तेरी जोड़ी इतने अच्छे घर द्वार में लगाई है कि तू खुश रहेगी। जहाँ एक तरफ जानकी अपनी गरीब बेटी का रिश्ता बड़े बंगले में लगने को लेकर खुश थी, वहीं बड़े बंगले में अलग ही मंजर छाया था। खूब बड़ा सा बगीचा, चमचमाता झूमर, महंगी सोफे पर वसुंधरा देवी ठाट बाट से बैठी हुई थी। देखिए पंडित जी, वैसे तो हजारों लोग हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन साज समाज नाम की भी कोई चीज है और रिश्ता भी अपने बराबरी वालों में जचता है। इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे के लिए बड़े घर की लड़की ढूंढ रही हूँ, जो मेरे बड़े बंगले में मेल खाए। अरे वसुंधरा जी, मुझे आपकी पसंद नापसंद का अच्छे से पता है, इसलिए मैं एक से बढ़कर एक बड़े बड़े घरों से रिश्ते लाया हूँ। तस्वीर देखकर आप रिश्ता कट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, शिप्रा नाम है, माँ बाप की इकलौती लड़की है। कई मकान जमीन जायदाद इसके नाम से कर रखा है। यहाँ से आपको खूब भर भर के दहेज मिलेगा। लड़की देखने में तो खूब सुंदर और मॉडर्न भी है ना मालिनी बहू? जी मम्मी जी, इसकी जोड़ी देवर जी के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। पंडित जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप इसी से बात चलाइए। मेरे बड़े बंगले की छोटी बहू यही बनेगी। तभी देव और बड़ा बेटा अशोक बिजनेस ट्रिप से लौट आते हैं। हाँ जी, आ गए आप, बहुत ही अच्छे मौके पर आए हैं। ये देखिए, मैंने हमारे आदर्श के लिए लड़की पसंद की है। देव जी, बिल्कुल आपके बड़े बंगले के बराबरी वाले लोग हैं। इतना दान दहेज मिलेगा कि लोग बस देखते रह जाएंगे। क्षमा कीजिए पंडित जी, मगर ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मेरे छोटे बेटे का रिश्ता तय कर चुका हूँ। इतना सुनते ही पंडित जी उठकर चले जाते हैं। देव जी, कितना अच्छा रिश्ता घर चलकर आया था और आपने इतने अच्छे रिश्ते को काट दिया, और आपने खुद आदर्श का रिश्ता तय कर दिया, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? वसुंधरा, मैंने हमारे आदर्श के लिए मेरे दोस्त की बेटी लक्ष्मी को पसंद किया है। वही इस घर में छोटी बहू बनकर आएगी और हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। लक्ष्मी? उस रामू की गरीब लड़की? देखो जी, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखकर उसे पसंद किया, मुझे वो लड़की नापसंद है, और मेरे जीते जी वो इस बड़े बंगले की छोटी बहू हरगिज नहीं बनेगी। तो मेरा भी फैसला सुन लो वसुंधरा, इस घर की छोटी बहू यदि कोई बनेगा तो वो मेरे दोस्त की बेटी लक्ष्मी ही बनेगी, क्योंकि मैं जुबान दे चुका हूँ और मुझे यकीन है तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगी। देव अपना फैसला सुनाकर कमरे में चला जाता है। खराब माहौल का फायदा उठाते हुए मालिनी आग में घी डालती है। मम्मी जी, पापा जी देवर जी की शादी का डिसीजन अकेले कैसे ले सकते हैं? आपका भी तो अधिकार बनता है कि अपनी पसंद की बहू चुनने का। और स्टेटस एंड क्लास नाम की भी कोई चीज होती है। अगर वो 2 कौड़ी की लड़की मेरी देवरानी बनकर आएगी तो मेरी हाई क्लास फ्रेंड सर्कल्स में मेरी तो नाक कट जाएगी। मालिनी बहू, तू तो जानती है तेरे ससुर जी के फैसले के आगे मेरी एक नहीं चलेगी, लेकिन वो गरीब लड़की क्या सोचकर बैठी है कि मेरे इस बड़े बंगले की बहू बनकर राज करेगी? इसका तो केवल सपना ही देखेगी वो। वेल देन मालिनी, मैंने चिंगारी लगा दी, अब लगेगी आग। सालों से मैंने इस बड़े बंगले में राज करने का सपना देखा है, उसे कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं तोड़ सकती। समय गुजरता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जहाँ एक तरफ रामू के मिट्टी के घर के आंगन में मड़वा गड़ा हुआ था, गेंदे के थोड़े फूल पत्तों से चौखट सजा हुआ था, तो वहीं बड़े बंगले में महंगे फूल और लाइटों से सजावट हो रखी थी। बड़ा बंगला किसी महल की तरह जगमग कर रहा था। अरे भैया, चौखट पर थोड़ी और ज्यादा फूल लगाइए, और ये गेंदे के फूल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यहाँ पर गुलाब से डेकोरेशन होगी। मेन गेट का लुक अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए। अरे भैया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बड़े बंगले को हम खूब अच्छे से डेकोरेट करेंगे। अशोक जी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही शादी के खर्चे में पैसे लगाने की नहीं पड़ी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, उस गरीब जादी लड़की के लिए इस बड़े बंगले को इतना क्यों सजाया जा रहा है?
मालिनी, तुम जब देखो दूसरों से जेलस फील क्यों करती रहती हो? अरे कभी दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो। तुम्हें खुश होना है तो खुश हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है एक गरीब लो क्लास को अपनी देवरानी बनाकर इंट्रोड्यूस करवाने का। घमंड दिखाकर मालिनी अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही सास ससुर में गहने चढ़ाने को लेकर बहसबाजी हो रही थी। वसुंधरा जी, हाँ, सारे गहने मैंने छोटी बहू को चढ़ाने के